मोटिवेशनल है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, बूढ़े कौवा ने बताई 4 बातें, अगर समझ गए तो कभी दुखी नहीं रहोगे। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। किसी जंगल में एक कौवा और कौवी का जोड़ा रहा करता था। वह दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत ही अधिक प्रेम किया करते थे, एक दूसरे का बहुत आदर सम्मान किया करते थे। कौवा हर दिन जंगल में जाता और अपनी पत्नी के लिए मीठे मीठे दाना पानी लेकर के आता, और कौवी भी अपने पति का बहुत ध्यान रखती थी, उसका बहुत आदर सम्मान करती थी। प्रिय दर्शकों, कौवा और कौवी का जीवन बड़े ही सुख से व्यतीत हो रहा था। उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। अक्सर कौवा और कौवी में ज्ञान चर्चा हुआ करती थी। कौवा ज्ञान की कई बातें अपनी पत्नी को सुनाया करता था, कई कहानी बताया करता था। तभी प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है, ठंड का मौसम था और दोनों अपने घोंसले में रात काट रहे थे। तभी कौवी कहती है कि पिया जी, बहुत ठंड लग रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है, आप कोई ज्ञानवर्धक कहानी सुनाइए, बहुत समय से आपने कोई ज्ञान की बात नहीं बताई है। तब कौवा कहता है कि प्रिय, आज मैं तुम्हें एक सच्ची घटना सुनाता हूँ, एक ऐसी घटना जो मैंने स्वयं देखी है, और अंत में मैं तुम्हें ऐसी 4 बातें बताऊंगा, जो मनुष्य इन 4 बातों को ध्यान से सुन लेगा, वह कभी दुखी नहीं रहेगा, उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। प्रिय दर्शकों, अब कौवा अपनी कहानी प्रारंभ करता है। कौवा कहता है कि हे प्रिय, कुछ समय पहले की बात है, जब मैं इस जंगल में अकेला रहा करता था। मेरा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं था। यह उस समय की बात है। कौवा आगे कहता है कि हे प्रिय, पास के गांव में एक सुनार रहा करता था। वह सुनार गांव में अपनी दुकान चलाया करता था। उसकी पत्नी की मृत्यु कुछ समय पहले हो चुकी थी। सुनार का एक पुत्र था जिसका नाम जुगल था। जुगल स्वभाव का बड़ा ही आलसी था। वह अपने पिता की किसी चीज में कोई सहायता नहीं किया करता था, घर का कोई काम नहीं किया करता था। प्रिय दर्शकों, जुगल जो था वह पूरा दिन घर में आराम किया करता था, अपने बिस्तर पर पड़ा रहता था। इधर उसके पिता पूरा दिन मेहनत करते थे, सुबह दुकान जाते, उसके बाद घर पर आकर भोजन पकाते, परंतु वह जुगल अपने पिता की कोई सहायता नहीं करता था। इस बात से उसके पिता बड़े नाराज रहा करते थे। वह अक्सर अपने पुत्र को डांट फटकार लगाया करते थे और कहा करते थे कि तू बहुत आलसी है, अगर इस प्रकार तू अपना जीवन जिएगा तो तुझे खाने के लिए भोजन भी नहीं मिलेगा। प्रिय दर्शकों, वह सुनार अपने पुत्र को दुकान पर बैठने के लिए कहा करता था, परंतु वह जुगल बहुत आलसी था, वह कभी भी दुकान पर नहीं जाता था। दर्शकों, एक दिन की बात है, जुगल के पिता उससे किसी काम के लिए कहते हैं, परंतु वह जुगल अपने पिता को मना कर देता है, अपने पिता की बात नहीं मानता है। यह देखते हुए प्रिय दर्शकों, जुगल के पिता को बहुत क्रोध आता है। वह अपने पुत्र को बहुत डांट फटकार लगाते हैं और कहते हैं कि अरे दुष्ट औलाद, तेरे जैसा पुत्र पाकर तो मेरा जीवन नष्ट हो गया। तुझे सुधारते सुधारते तेरी माँ की मृत्यु यूं हो गई, परंतु अभी भी तू नहीं सुधरा और अब मुझे दुख दे रहा है। इतना कहते हुए प्रिय दर्शकों, जुगल के पिता अंदर जाते हैं और 4 सोने के सिक्के लेकर आते हैं। वह 4 सोने के सिक्के अपने पुत्र को देते हुए कहते हैं कि दुष्ट, तू मेरे घर से निकल जा और दूसरे नगर में जाकर कोई काम कर, कोई व्यापार कर। जब तक तू खुद धन अर्जित करके नहीं लौटेगा, तब तक तुझे धन की अहमियत समझ में नहीं आएगी। तुझे पता नहीं चलेगा कि मेहनत करना क्या होता है। अब अगर तुझे लौटकर इस घर में आना है तो बड़ा आदमी बनकर ही लौटना, उसके बाद ही मैं तुझे घर के अंदर आने दूंगा। इतना कहकर प्रिय दर्शकों, वह सुनार अपने पुत्र को घर से धक्के मार के निकाल देता है। अब जुगल रोता हुआ घर से निकल जाता है।
परंतु उसे अंदर ही अंदर बहुत क्रोध आ रहा था। कौवा आगे कहता है कि हे प्रिय, अब जुगल क्रोध में अपने घर से निकल तो चुका था, परंतु उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाएगा और किस प्रकार अपना आगे का जीवन निर्वाह करेगा। प्रिय दर्शकों, अब जुगल अपने गांव से चलता चलता और जंगल के रास्ते से होता हुआ निकल रहा था। तभी वह थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और रोने लगता है। उसे अपने घर की याद सता रही थी। घर का आराम बहुत याद आ रहा था। प्रिय दर्शकों, कौवा आगे कहता है कि हे प्रिय, उस पेड़ के ऊपर उस वक्त मैं बैठा हुआ था। मैंने उसे आवाज लगाई कि हे मनुष्य, या तुम क्यों रो रहे हो? तब वह एक कौवे को देखकर कहता है कि हे पक्षी, मुझे मेरे पिता ने घर से निकाल दिया है और मुझे दूसरे नगर में धन अर्जित करने के लिए भेजा है। अब मैं अपने घर लौटूंगा तो एक बहुत बड़ा आदमी बनकर ही लौटूंगा। मुझे इतना धन अर्जित करना है कि फिर कभी मेरे पिता मुझे कभी घर से ना निकाल सकें। तब प्रिय दर्शकों, जुगल की बात सुनने के बाद वह कौवा कहता है कि मनुष्य, तुम परदेश जा रहे हो तो मेरी यह बात याद रखना कि जिस प्रकार घर में रहने वाले के लिए उसकी मित्र स्त्री होती है, जिस प्रकार रोगी की मित्र दवा होती है, ठीक उसी प्रकार परदेश में रहने वाले का मित्र ज्ञान होता है। ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानी के लिए कोई जगह पर देश नहीं होती। जो मेहनत करते हैं उनके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता और जो साहस से भरे होते हैं उनके लिए कोई भी लक्ष्य दूर नहीं होता। इन बातों को याद रखो और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ो। प्रिय दर्शकों, कौवा की ऐसी बातें सुनकर जुगल बड़ा प्रसन्न होता है। जुगल समझ चुका था कि यह कौवा साधारण पक्षी नहीं है, जरूर यह बहुत ही ज्ञानी कौवा है। मुझे इस समय ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। इस कौवे से जितना हो सके उतना ज्ञान मुझे ले लेना चाहिए। ऐसा सोचकर प्रिय दर्शकों, जुगल कहता है कि हे पक्षी, आपकी बातों से हमें मालूम पड़ता है कि आप बहुत ही ज्ञानी हैं। अगर आप हमें कोई कहानी सुना दे, कोई ज्ञान की बातें बता दे, तो हमारा सफर कुछ आसान हो जाएगा। तब जुगल की बात सुनकर वह कौवा कहता है कि हे मनुष्य, हम तुम्हें कहानी तो सुना देंगे, परंतु बदले में एक सोने का सिक्का लेंगे। तब जुगल कहता है कि हे कौवा भाई, पिताजी ने हमें 4 सोने के सिक्के दिए हैं। उनकी सहायता से हमें दूसरे नगर में जाकर कोई व्यापार करना है, परंतु अगर हम आपको एक सिक्का दे देंगे तो हम व्यापार किस प्रकार करेंगे? तब कौवा कहता है कि मनुष्य, कभी ज्ञान मूल चुकाए बिना नहीं लेना चाहिए। अगर तुम कहानी सुनना चाहते हो तो एक सोने का सिक्का देना पड़ेगा। अब प्रिय दर्शकों, जुगल कुछ सोच में पड़ जाता है। वह सोचता है कि हम परदेश जा रहे हैं, हमें ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। अगर एक सोने का सिक्का देने से हमें कुछ ज्ञान प्राप्त होता है तो ठीक है। ऐसा सोचकर प्रिय दर्शकों, जुगल एक सोने का सिक्का उस कौवे के घोंसले में रख देता है। वह कहता है कि हे कौवा, तुम हमें कहानी सुनाओ। अब दर्शकों, कौवा कहता है कि ठीक है जुगल, हमारी एक बात याद रखना, तुम परदेश जा रहे हो और हम हमेशा कहते हैं कि परदेश में जाने वाले मनुष्य को जो काम मिले वह करना चाहिए, चाहे वह काम छोटा हो या बड़ा हो। उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं बड़ा कार्य करूँगा, क्योंकि अगर परदेश में मनुष्य खाली बैठा रहेगा तो उसी की जेब से धन खर्च होगा, परंतु अगर वह सामने आया हुआ कार्य करेगा तो उसे कुछ धन भी मिलेगा और उसे नया अनुभव भी होगा, जिसकी सहायता से आगे चलकर वह कोई बड़ा कार्य कर सकता है। इसीलिए परदेश में कभी खाली नहीं बैठना चाहिए, जो कार्य मिले उसे करना चाहिए। इतना कहकर वह कौवा चुप हो जाता है और जुगल कहता है कि मैं तुम्हारा उपदेश याद रखूंगा, अब तुम कहानी शुरू करो। दर्शकों, तब कौवा कहता है कि हे जुगल, मेरी कहानी समाप्त हो गई, यही मेरी कहानी थी।
अब जुगल कहता है कि क्या कौवा, तुमने तो बस मुझे एक उपदेश दिया है, यह कोई कहानी थोड़ी ना थी। इसके बदले में तुमने एक सोने का सिक्का भी ले लिया। तब कौवा कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ, परंतु तुम्हें एक और सोने का सिक्का देना होगा। अब प्रिय दर्शकों, जुगल एक बार फिर सोच में पड़ जाता है। वह सोचता है कि अब मेरे पास 3 सोने के सिक्के बचे हैं, एक और सोने का सिक्का दे देता हूँ। यह कौवा बहुत ज्ञानी मालूम पड़ता है। ऐसा सोचकर जुगल एक और सोने का सिक्का कौवे के घोंसले में रख देता है और कहता है कि हे कौवा, अपनी कहानी सुनाओ। तब कौवा कहता है कि हे जुगल, परदेश में मनुष्य को दूसरे की वस्तु पर नजर नहीं डालनी चाहिए, चाहे वह वस्तु कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी कीमती हो, परंतु मनुष्य को दूसरे की वस्तु को धूल के समान समझना चाहिए। कभी किसी की वस्तु को देखकर लालच नहीं करना चाहिए। अगर मनुष्य इस बात को याद रखता है तो परदेश में कभी वह दुखी नहीं रहेगा। इतना कहकर कौवा चुप हो जाता है। तब जुगल कहता है कि ठीक है कौवा भाई, मैं तुम्हारे उपदेश को याद रखूंगा, आप कहानी शुरू करो। तब कौवा कहता है कि जुगल भाई, मेरी कहानी समाप्त हो चुकी है। अब जुगल कहता है कि अरे कौवा, यह तो एक उपदेश था, तुमने तो कहानी नहीं सुनाई और सोने का सिक्का भी ले लिया। दर्शकों, कौवा कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक और कहानी सुना दूंगा, परंतु बदले में एक और सोने का सिक्का देना पड़ेगा। तब जुगल एक और सोने का सिक्का निकालकर और घोंसले में रख देता है। अब प्रिय दर्शकों, कौवा कहता है कि जुगल, परदेश में अगर मनुष्य को किसी का कोई भेद पता लग जाए, कोई गुप्त बात पता लग जाए, तो उसे कभी किसी तीसरे से नहीं कहना चाहिए, उस भेद को भेद ही रहने देना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य परदेश में कभी दुखी नहीं रहता। कौवा की बात सुनकर जुगल कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा उपदेश याद रखूंगा। प्रिय दर्शकों, अब जुगल देखता है कि उसके पास एक ही सोने का सिक्का बचा है, तो वह सोचता है कि यह एक सोने के सिक्के से तो कोई व्यापार नहीं हो सकेगा। मैं यह सोने का सिक्का भी कौवे को देता हूँ और उपदेश ले लेता हूँ। इतना सोचकर वह जुगल अपना सोने का सिक्का निकालता है और उसे घोंसले में रख देता है। उसके बाद कहता है कि कौवा, एक और उपदेश दे दो। प्रिय दर्शकों, अब कौवा कहता है कि जुगल, अगर तुम्हें रास्ते में कोई प्रेम से अपने पास बैठने को कहे, तो चाहे कितना ही जरूरी काम हो, आपको चाहे कितनी भी जल्दी हो, परंतु अपने काम को छोड़कर आपको उस व्यक्ति के पास 2 मिनट जरूर बैठना चाहिए। उसके साथ 2 मिनट बिताया गया समय आपके बहुत काम आ सकता है। इस प्रकार प्रिय दर्शकों, कौवा ने जुगल को चौथा और आखिरी उपदेश बताया। 4 उपदेश सुनने के बाद जुगल कहने लगा कि हे कौवा भाई, तुम्हारे उपदेश बहुत कीमती हैं, परंतु अब मेरे पास सोने का एक भी सिक्का नहीं बचा है, नहीं तो तुम्हारे 2-3 उपदेश मैं और सुन लेता। कौवा कहता है कि जुगल, किसी भी उपदेश को, किसी भी ज्ञान को उसका मूल चुकाने के बाद ही ग्रहण करना चाहिए, परंतु एक आखिरी उपदेश मैं तुम्हें अपनी ओर से देता हूँ, ध्यान से सुनो। इसके बाद कौवा कहता है कि जुगल, परदेश में रहकर किसी भी पराई स्त्री का भरोसा मत करना। दुराचारी स्त्री का कोई पता नहीं होता। स्त्री के दिमाग में क्या है और दिल में क्या है, यह मनुष्य कभी नहीं समझ सकता। इतनी बात कहकर कौवा कहता है कि ठीक है जुगल, तुम्हारा और मेरा साथ इतना ही था, अब तुम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। कौवा की बात सुनकर प्रिय दर्शकों, वह जुगल अब खड़ा होता है और अपने सफर पर आगे निकल चलता है, परंतु जुगल यह सोचता जा रहा था कि उस कौवा ने 5 उपदेश के बदले में मुझसे 4 सोने के सिक्के ले लिए। भला एक पक्षी को धन की क्या आवश्यकता है।
वह तो जंगल में दाना पानी खाते हैं, वह कौवा इतने धन का क्या करेगा। लेकिन फिर भी उस कौवा ने मुझसे सोने के सिक्के क्यों लिए। जब मैं लौट कर आऊंगा तो उस कौवा से जरूर पूछूंगा। ऐसा सोचते हुए प्रिय दर्शकों जुगल चला जा रहा था। दर्शकों, अब जुगल के पास एक भी रुपया नहीं बचा था। उसे यह चिंता सता रही थी कि परदेश में जाकर वह किस प्रकार अपना पेट भरेगा। उसके पास तो भोजन खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। यही सारी बातें सोचते सोचते वह एक नगर में पहुंच जाता है और नगर में पहुंचते ही वह नौकरी की तलाश करने लगता है, किसी काम को ढूंढने लगता है, क्योंकि उसे धन की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। वह सोच रहा था कि किसी के घर कोई नौकरी कर लूंगा, क्योंकि कौवा ने कहा है कि परदेश में छोटा या बड़ा जैसा काम मिले कर लेना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए। अब प्रिय दर्शकों, नौकरी की तलाश में जुगल इधर उधर घूमने लगता है, सभी दुकानों पर जाकर पूछने लगा। तभी बाजार में उसे एक आदमी मिलता है। दर्शकों, वह आदमी उस नगर के राजा का सिपाही था। उस आदमी का नाम रामकुमार था। जब रामकुमार देखता है कि इस आदमी को काम की आवश्यकता है, तो वह जुगल को अपने पास बुलाता है और कहता है कि भाई, तुम कहाँ से आए हो और क्या चाहते हो। तब प्रिय दर्शकों, जुगल बताता है कि भाई, मैं दूसरे गांव से आया हूँ और यहाँ नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। कोई काम मिल जाता तो मैं कुछ धन अर्जित कर लेता। जुगल की बात सुनकर रामकुमार कहता है कि देखो भाई, मैं यहाँ के राजा के महल में काम करता हूँ। राजा के अस्तबल में मैं घोड़ों की देखभाल करता हूँ। मेरी माँ गांव में बहुत बीमार है, मैं उन्हें देखने के लिए जाना चाहता हूँ, परंतु राजा मुझे छुट्टी नहीं दे रहा है। राजा ने कहा है कि मेरी जगह पर काम करने वाला दूसरा आदमी अगर मैंने उसे लाकर दे दिया, उसके बाद मैं अपनी माँ से मिलने जा सकता हूँ। तुम्हें काम की आवश्यकता है तो मैंने सोचा कि क्या तुम मेरी जगह पर राजा के महल में काम करोगे। 1 महीने की बात है, 1 महीने बाद में लौट कर आ जाऊंगा, उसके बाद तुम चाहो तो जा सकते हो। प्रिय दर्शकों, रामकुमार की बात सुनकर जुगल कुछ सोच में पड़ जाता है। वह सोचता है कि मुझे काम की आवश्यकता है और यह आदमी अपनी बूढ़ी माँ को देखने जाना चाहता है। इसी बहाने मुझे 1 महीने का वेतन भी मिल जाएगा और मैं इस नगर के लोगों से भी परिचित हो जाऊंगा। प्रिय दर्शकों, जुगल फैसला लेता है कि मुझे इस आदमी की सहायता करनी चाहिए। अब जुगल कहता है कि ठीक है भाई, मैं तुम्हारी जगह पर राजा के महल में काम करने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे अपने राजा के पास ले चलो। दर्शकों, अब रामकुमार और जुगल दोनों नगर के राजा के पास जाते हैं। राजमहल में जाने के बाद रामकुमार जुगल को लेकर राज दरबार में जाता है, जहां राजा साहब बैठे हुए थे। प्रिय दर्शकों, उस राजा की एक राजकुमारी थी, जो देखने में बड़ी ही सुंदर थी, बड़ी ही रूपवान थी। नगर में कोई भी स्त्री राजा की राजकुमारी से सुंदर नहीं थी। अब जब रामकुमार जुगल को लेकर राजा के पास जाता है, तो राजा कहता है कि बताओ रामकुमार, तुम इस आदमी को लेकर क्यों आए हो और क्या चाहते हो। तब रामकुमार कहता है कि राजा साहब, आपने मुझे कहा था कि मेरी जगह पर काम करने वाला कोई आदमी अगर मैंने लाकर दे दिया तो आप मुझे 1 महीने की छुट्टी दे देंगे। मैं इस आदमी को लेकर आया हूँ। यह दूसरे गांव से आया है, इसका नाम जुगल है। 1 महीने के लिए मेरी जगह पर यह काम करेगा। आप मेरा वेतन इसे दे दीजिएगा। मैं अपनी बूढ़ी माँ को देखने के लिए गांव जाना चाहता हूँ। अगर आपकी अनुमति मिल जाए तो बड़ा अच्छा होगा। प्रिय दर्शकों, रामकुमार की बात सुनकर राजा कहता है कि ठीक है, अगर यह आदमी तुम्हारे भरोसे का है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तुम इसे अपना काम समझा दो और उसके बाद तुम 1 महीने की छुट्टी लेकर अपनी माँ को देखने के लिए जा सकते हो।
बस इस बात का ध्यान रखना कि किसी भी लापरवाही के कारण हमारे घोड़े बीमार नहीं होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, कौवा आगे कहता है कि हे प्रिय, उस राजा के पास कई 100 घोड़े थे, क्योंकि उसे घुड़सवारी का बहुत शौक था। सभी घोड़े के लिए उसने कई नौकर रखे हुए थे जो उनकी देखभाल किया करते थे। हर दिन राजा अपने नौकरों को घोड़े के लिए चने और घास दिया करता था, ताकि घोड़े का पेट भरा रहे और घोड़े तंदुरुस्त बने रहे। अब रामकुमार जुगल को लेकर अस्तबल में जाता है और उसके हिस्से के जो घोड़े थे वह जुगल को बताता है कि भाई, यह मेरे हिस्से के घोड़े हैं, इनका ध्यान मुझे रखना पड़ता है। इन्हें हर दिन चना खिलाना पड़ता है और घास खिलाना पड़ता है, नहलाना पड़ता है। यहाँ कई नौकर रहते हैं और सभी अपने अपने घोड़े का ध्यान रखते हैं। सभी के हिस्से में 10 से 10 घोड़े आते हैं। तुम अपना काम ध्यान से करना, 1 महीने की बात है। 1 महीने बाद मैं लौट कर आ जाऊंगा और उसके बाद तुम जहाँ जाना चाहो जा सकते हो। दर्शकों, जुगल पूरी बात समझ चुका था। वह कहता है कि ठीक है भाई, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घोड़े का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। प्रिय दर्शकों, रामकुमार जुगल को उसका कमरा दिखा देता है और उसके बाद वह अपनी माँ से मिलने के लिए निकल पड़ता है। अब इधर जुगल अपने कमरे में आराम करने लगता है। हर दिन की तरह राजा अपने सभी घोड़ों के लिए चने और घास भिजवाता है। जब चना और घास सभी घोड़ों के लिए अस्तबल में आता है तो जुगल तुरंत अपना काम करने लगता है। वह पूरे चने पानी में भिगोकर और कूट पीस कर अपने घोड़ों को खिला देता है और घास भी खिला देता है। उसके बाद वह अपने सभी घोड़ों की खूब मालिश करता है, उन्हें नहलाता है और उनकी खूब देखभाल करता है। प्रिय दर्शकों, इतना काम करने के बाद वह आकर अपने कमरे में आराम करने लगता है। तभी प्रिय दर्शकों, जुगल को दूसरे कमरे में से बाकी के नौकरों के हंसने की और बातें करने की आवाज आ रही थी। तब जुगल सोचता है कि मुझे बाहर चलकर दूसरे नौकरों के साथ कुछ बात करनी चाहिए, नगर के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी। दर्शकों, ऐसा सोचकर जुगल अपने कमरे से बाहर आता है तो वह देखता है कि सभी नौकर एक कमरे में बैठकर शराब पी रहे हैं। तो वह जुगल सभी नौकर के पास जाकर कहता है कि भाई, राजा साहब ने घोड़ों के लिए जो चने भेजे हैं, क्या तुमने उन्हें अपने घोड़ों को नहीं खिलाया? तब वह नौकर कहते हैं कि नहीं भाई, हमने तो अपना काम कर दिया है। हम अपना काम पूरा करने के बाद ही शराब पीते हैं और आराम करते हैं। प्रिय दर्शकों, कौवा आगे कहता है कि हे प्रिय, जब जुगल उस कमरे के अंदर जाता है तो वह देखता है कि उन सभी नौकरों के पास बहुत सारे चने रखे हुए हैं। जुगल कहता है कि अरे भाई, राजा ने जो चने घोड़ों को खिलाने के लिए भेजे थे वह तो तुम्हारे पास पूरे रखे हैं और तुम झूठ बोल रहे हो कि तुमने घोड़ों को चने खिला दिए। तब वह नौकर कहते हैं कि भाई, राजा हमें घोड़ों को खिलाने के लिए 20 किलो चने भेजता है, उसमें से हम घोड़ों को बस 5 किलो ही चने खिलाते हैं। बाकी का चना हम बाजार में ले जाकर बेच देते हैं और उससे जो पैसे हमें मिलते हैं वह हमारे शराब खरीदने के काम आते हैं, क्योंकि राजा जितना वेतन हमें देता है उतने वेतन से हमारे घर का खर्चा नहीं चलता है, तो भला शराब कैसे खरीदेंगे? इसलिए शराब खरीदने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, नौकरों की ऐसी बातें सुनकर जुगल को बहुत बुरा लगता है। वह कहता है कि यह तो बहुत बड़ा धोखा है। आप सभी नौकर बेचारे बेजुबान जानवर को और राजा को इतना बड़ा धोखा दे रहे हैं। जो चने घोड़ों का पेट भरने के लिए राजा भेजता है उन्हें बाजार में बेचकर खुद शराब पी रहे हो। तब वह नौकर आगे कहते हैं कि जुगल भाई, तुम्हें रामकुमार ने उसकी जगह दी है, केवल 1 महीने के लिए तुम यहाँ पर हो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यह बात किसी को ना बताओ।
रामकुमार भी ऐसा ही किया करता था और तुम भी ऐसा ही करो, तुम्हें कौन रोकता है। चने को बाजार में ले जाकर बेच दो और जो धन तुम्हें उससे मिलेगा उस धन से तुम जो करना चाहो कर सकते हो। उसके बाद तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं रहेगी। यह चने बाजार में बहुत महंगे बिकने हैं। दर्शकों, नौकरों की बात सुनकर जुगल कुछ प्रसन्न होता है और लौटकर अपने कमरे में आ जाता है। प्रिय दर्शकों, कौवा आगे कहता है कि हे प्रिय, अब जुगल अपने कमरे में आने के बाद चारपाई पर लेट जाता है और सोचने लगता है कि मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर मैं यह चने ले जाकर बाजार में बेच दूंगा तो कुछ ही समय में मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। कुछ ही दिनों में रामकुमार लौट कर आ जाएगा और उसके बाद मुझे यह महल छोड़कर जाना पड़ेगा। मेरे पास केवल 1 महीने का समय है। प्रिय दर्शकों, जुगल ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसे कौवे की दूसरी बात याद आती है। कौवे ने कहा था कि परदेश में रहने वाले मनुष्य को दूसरे की वस्तु पर, दूसरे के धन पर कभी नजर नहीं लगानी चाहिए। कभी दूसरे की वस्तु का लालच नहीं करना चाहिए। दूसरे के धन को हमेशा मिट्टी के समान समझना चाहिए। कौवा की दूसरी बात याद आते हैं। दर्शकों, जुगल के विचार बदल जाते हैं। वह सोचने लगता है कि मैं भूखा रह लूंगा परंतु कभी पाप का धन नहीं खाऊंगा। दर्शकों, अब तो उसी दिन से वह जुगल अपना काम और भी ईमानदारी से करने लगता है। वह पूरे चने घोड़ों को खिला देता और खुद के लिए कुछ नहीं बचता है। घोड़ों की मालिश करता है, उन्हें नहलाता है और उनका बहुत ध्यान रखता है। प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होते हैं और कुछ ही दिनों में जुगल के हिस्से के 10 घोड़े बहुत हष्ट पोस्ट, बहुत तंदुरुस्त हो जाते हैं। जुगल के 10 घोड़े देखने में एकदम ऊर्जा से भरे हुए दिखने लगते हैं, परंतु जो नौकर चने की चोरी किया करते थे, अपने घोड़ों को कम चने खिलाया करते थे, उन सभी के घोड़े बहुत कमजोर दिखाई देते हैं। वह घोड़े बहुत दुबले पतले हो चुके थे, उनके अंदर शक्ति नहीं बची थी। प्रिय दर्शकों, कौवा आगे कहता है कि हे प्रिय, अब एक दिन की बात है। राजा अपने मंत्री को आदेश देता है कि मंत्री जी, बहुत दिन हो गए हैं, हमने हमारे घोड़ों की दौड़ नहीं देखी है। आप हमारे अस्तबल में जाइए और सभी नौकरों से कहिए कि कल राजा साहब घोड़ों की दौड़ देखना चाहते हैं। कल सुबह जल्दी सभी घोड़ों को नहलाकर मैदान में लेकर आ जाएं। दर्शकों, अब राजा का आदेश पाते ही मंत्री तुरंत अस्तबल में जाता है और अस्तबल में जाकर सभी नौकरों को एक साथ इकट्ठा करता है और कहता है कि राजा साहब घोड़ों की दौड़ देखना चाहते हैं। आप सभी अपने अपने घोड़ों को नहलाकर कल सुबह मैदान में लेकर पहुंच जाइएगा। दर्शकों, मंत्री का आदेश पाते ही सभी नौकर अपने अपने घोड़ों की देखभाल करने लगते हैं, उन्हें नहलाते हैं, साफ करते हैं और चमका कर अगले दिन सभी नौकर अपने घोड़ों को लेकर मैदान में पहुंच जाते हैं। प्रिय दर्शकों, जुगल भी अपने 10 घोड़े लेकर मैदान में पहुंच चुका था। अब कुछ समय बाद राजा साहब मैदान में आते हैं और जब राजा साहब अपने सभी घोड़ों को देखते हैं तो वह हैरान रह जाते हैं, क्योंकि राजा को केवल 10 घोड़े ही तंदुरुस्त दिखाई दे रहे थे जो जुगल के थे और बाकी सारे घोड़े बहुत कमजोर दिखाई दे रहे थे। वह सभी दुबले पतले थे और ऐसा लग रहा था कि घोड़े बीमार हैं। तब राजा अपने मंत्री से कहता है कि मंत्री जी, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे सभी घोड़े बहुत बीमार हैं, बहुत पतले, बहुत कमजोर हो चुके हैं। बस हमें केवल यह 10 घोड़े ही तंदुरुस्त और सेहतमंद दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है कि हमारे नौकर हमारे घोड़ों का ठीक तरीके से ध्यान नहीं रखते हैं, तभी यह सब घोड़े इतने कमजोर हो गए हैं। जरूर अस्तबल में वह नौकर कोई गलत काम कर रहे हैं, हमारी चोरी कर रहे हैं। हमें इस बात का पता लगाना पड़ेगा।
प्रिय दर्शकों, अब शाम के समय राजा जुगल के पास जाता है और जुगल से कहता है कि तुम तो वही हो जिसे रामकुमार ने उसकी जगह पर घोड़ों की देखभाल के लिए रखा है। तब जुगल कहता है कि जी महाराज, मेरा नाम जुगल है और 1 महीने के लिए रामकुमार के 10 घोड़ों की देखभाल मैं कर रहा हूँ। राजा कहता है कि तुम्हारे 10 घोड़े बहुत ही तंदुरुस्त दिखाई दे रहे हैं, लगता है तुम अपने घोड़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हो। जुगल कहता है कि जी महाराज, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूँ। शको जुगल के घोड़े देखकर राजा अपने महल में लौट जाता है और अगले दिन राजा अपने दरबार में जुगल को बुलाते हैं। दरबार में आने के बाद जुगल राजा को प्रणाम करता है और कहता है कि बताइए राजा साहब, आपने मुझे क्यों बुलाया है। तब राजा कहता है कि जुगल, हम एक बात जानना चाहते हैं कि हमारे जो सभी घोड़े हैं वह इतने कमजोर क्यों लग रहे हैं। केवल तुम्हारे जो 10 घोड़े हैं वही तंदुरुस्त और फुर्तीले दिखाई दे रहे हैं, परंतु बाकी सारे घोड़े बहुत कमजोर दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्यों है? क्या अस्तबल में सभी नौकर कोई गलत काम कर रहे हैं, हमारी चोरी कर रहे हैं? तब जुगल कहता है कि महाराज, आपके सवाल का उत्तर मैं जानता हूँ, परंतु मैं आपके सवाल का उत्तर तभी दूंगा जब अस्तबल के सभी नौकर यहाँ दरबार में मौजूद होंगे। दर्शकों, अब क्या था? राजा तुरंत अपने मंत्री को आदेश देता है कि जाइए और अस्तबल से सभी नौकरों को बुलाकर लाइए। अब मंत्री जाकर सभी नौकरों को बुला लाता है और अब सभी नौकर दरबार में खड़े हुए थे। जुगल कहता है कि राजा साहब, मैं तो आपके घोड़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखता हूँ, सारे चने घोड़ों को खिलाता हूँ और उनकी देखभाल करता हूँ, परंतु यह सभी नौकर केवल 5 किलो चना अपने घोड़े को खिलाते हैं और बाकी का बचा हुआ चना बाजार में जाकर बेच देते हैं। उसके बाद जो धन इन्हें प्राप्त होता है उससे शराब पीते हैं। कई समय से यह नौकर अपने घोड़ों को पेट भर चना नहीं खिला रहे हैं, जिसके कारण वह सभी घोड़े बहुत कमजोर हो चुके हैं और ऐसे दिखाई देते हैं मानो वह बीमार हों। प्रिय दर्शकों, जुगल की बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आता है। वह अपने सभी नौकरों से पूछता है, क्या यह सत्य है? तब वह नौकर राजा के चरणों में गिर पड़ते हैं। वह कहते हैं कि राजा साहब, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। परंतु प्रिय दर्शकों, राजा को बड़ा क्रोध आता है। राजा कहता है कि हम तुम सभी का सर धड़ से अलग कर देंगे, तुम्हें जीवित नहीं छोड़ा जाएगा। तभी प्रिय दर्शकों, जुगल बीच में आता है और कहता है कि राजा साहब, यह बेचारे नौकर बहुत गरीब हैं, इनसे गलती हो गई, इन्हें माफ कर दीजिए। आगे से यह सभी नौकर ऐसा नहीं करेंगे, अपना सारा काम पूरी ईमानदारी से करेंगे। केवल एक बार आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। प्रिय दर्शकों, जुगल की बात सुनकर वह राजा अपने नौकरों को क्षमा कर देता है। राजा कहता है कि तुम सभी नौकर बहुत दुष्ट हो, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। मैं तुम्हें हर महीने वेतन देता हूँ और अगर तुम्हें वेतन कम लगता है तो मुझसे आकर कहना चाहिए था। इस प्रकार मेरे घोड़ों के साथ तुमने ऐसा व्यवहार क्यों किया? अगर आगे से मुझे ऐसा कुछ पता लगा तो मैं तुम सभी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार की चेतावनी देकर राजा ने अपने सभी नौकरों को क्षमा कर दिया। वह सभी नौकर अस्तबल में लौट गए। इधर राजा ने जुगल से प्रसन्न होकर उसे अस्तबल का निरीक्षक बना दिया और कहा कि जुगल, आज से तुम इन सभी नौकरों पर नजर रखोगे और यह देखोगे कि यह सभी नौकर अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं या नहीं। अब तुम्हें घोड़ों की देखभाल करने की जरूरत नहीं है और तुम्हें अस्तबल के पास एक बहुत बड़ा कमरा दिया जाएगा जिसमें तुम आराम से रह सकते हो। तुम्हारा वेतन भी बढ़ा दिया जाएगा। प्रिय दर्शकों, राजा की बात सुनकर जुगल बहुत प्रसन्न होता है।
इसके बाद राजा अपनी एक हीरे की अंगूठी निकालकर और जुगल को देता है और राजा कहता है कि जुगल, अगर तुम हमसे कभी मिलना चाहो तो हमारे पहरेदारों को यह अंगूठी दिखा देना, उसके बाद तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। अब राजा को प्रणाम करने के बाद जुगल अस्तबल की तरफ लौट जाता है। उधर वह सभी नौकर जुगल से बहुत नाराज थे। वह सभी जुगल से जलन रखने लगते हैं। जुगल भी अपना काम बहुत ईमानदारी से किया करता था। वह सभी नौकरों पर नजर रखा करता था कि कौन घोड़ों की देखभाल अच्छे से कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। जुगल के डर से वह सभी नौकर अपना काम बहुत ईमानदारी से करने लगते हैं। अब वह सभी पूरे चने अपने घोड़ों को खिलाने लगते हैं, अपने घोड़े को नहलाते और उनका ध्यान रखते हैं। इस प्रकार कुछ ही दिनों में वह सभी घोड़े बहुत हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त हो जाते हैं। उन सभी की सेहत सुधर जाती है। प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे 1 महीने का समय पूरा हो जाता है और रामकुमार लौटकर महल में आता है। दर्शकों, कौवा आगे कहता है कि हे प्रिय, जैसे ही रामकुमार अस्तबल में आता है तो वह सभी नौकर रामकुमार के पास जाते हैं और उसे सारी घटना सुनाते हैं कि किस प्रकार उसके मित्र जुगल ने हमारा भेद राजा को बता दिया और राजा ने उसे अस्तबल के निरीक्षक के रूप में रख लिया है। तब रामकुमार कहता है कि तुम चिंता ना करो, अब मैं आ गया हूँ, अब उसे यहाँ से जाना ही होगा। तो वह नौकर कहते हैं कि नहीं भाई, अब वह कहीं नहीं जाएगा, राजा ने उसे और बड़े पद पर रख लिया है, अब तो वह यहीं रहेगा। दर्शकों, यह सुनकर रामकुमार को भी बहुत क्रोध आता है और अब रामकुमार सीधा जुगल के कमरे में जाता है। जुगल अपने कमरे में आराम कर रहा था। रामकुमार को देखकर जुगल बहुत प्रसन्न होता है। जुगल कहता है कि मित्र, तुम आ गए, तुम्हारी माँ कैसी है? तब रामकुमार कहता है कि मेरी माँ ठीक है, तुम बताओ क्या चल रहा है? तब जुगल सारा घटनाक्रम रामकुमार को सुनाता है। वह कहता है कि मित्र, यह सभी नौकर राजा की चोरी किया करते थे, परंतु अब मैं यहाँ का निरीक्षक बन चुका हूँ। अब कोई भी अपने काम में मक्कारी नहीं करता है, सभी पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं। रामकुमार कहता है कि भाई जुगल, यह सारी बातें मुझे तुमसे पहले पता लग चुकी हैं। प्रिय दर्शकों, रामकुमार मन ही मन जुगल से जल रहा था। उसके मन में बहुत जलन आ रही थी, क्योंकि राजा ने जुगल को उससे बड़े पद पर रख लिया था और उसका वेतन भी बढ़ा दिया था। रामकुमार भी राजा की मक्कारी किया करता था। वह भी चने बाजार में ले जाकर बेच दिया करता था। अब वह दोनों मित्र साथ में अपना भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद रामकुमार बाकी नौकरों के साथ एक कमरे में सो जाता है और इधर जुगल अकेला अपने बड़े से कमरे में सो जाता है, क्योंकि राजा ने उसे अलग कमरा दिया हुआ था। प्रिय दर्शकों, इधर कमरे में लेटे लेटे रामकुमार जुगल के बारे में सोच रहा था। रामकुमार सोच रहा था कि दूसरे गांव से आया हुआ एक गरीब व्यक्ति आज राजा का इतना खास आदमी बन गया है और उसके कारण हमारा शराब पीना भी बंद हो गया। उसे सबक सिखाना पड़ेगा, उसे उसकी करनी का दंड अवश्य मिलेगा। दर्शकों, कौवा आगे कहता है कि हे प्रिय, इधर रामकुमार जुगल को अपने रास्ते से हटाना चाहता था और उधर राजकुमारी को जब पता चला कि रामकुमार महल में लौट चुका है तो उसकी रातों की नींद उड़ गई, क्योंकि प्रिय दर्शकों को रामकुमार और राजकुमारी एक दूसरे से प्रेम किया करते थे। वह दोनों एक दूसरे से हर दिन मिला करते थे और बातें किया करते थे। 1 महीने बाद जब रामकुमार महल में लौट कर आया तो राजकुमारी अपने प्रेमी से मिलने के लिए छटपटा रही थी। कामवासना ने उसे घेर रखा था। राजकुमारी जैसे तैसे करके अपने कक्ष से निकलकर और अस्तबल की तरफ पहुंच जाती है और वह इशारा देखकर रामकुमार को कमरे से बाहर बुलाती है। रामकुमार भी जाग ही रहा था। वह राजकुमारी को देखकर तुरंत कमरे से बाहर आता है
और दोनों अस्तबल के पास बैठकर बातें करने लगते हैं। इधर प्रियदर्शको जुगल भी किसी काम से अपने कमरे से बाहर आता है। तभी उसे अस्तबल के पास से कोई आवाज आती है और जब वह जाकर देखता है तो राजकुमारी और रामकुमार एक दूसरे की बाहों में थे। राजकुमारी को इस प्रकार देखकर जुगल हैरान रह जाता है। वह लौटकर तुरंत अपने कमरे में आता है और सोचता है कि राजकुमारी और रामकुमार एक दूसरे से प्रेम करते हैं। मुझे यह बात राजा को बतानी होगी, क्योंकि राजा साहब मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। अगर मैंने राजा को नहीं बताया तो सही नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, इधर राजकुमारी रामकुमार से कहती है कि तुमने लौटने में कितने दिन लगा दिए। हम हर दिन जिस कमरे में मिला करते थे वह कमरा तो पिताजी ने उस जुगल को दे दिया है। अब हम कहाँ मिलेंगे। तब प्रिय दर्शकों, रामकुमार सोचता है कि यह अच्छा मौका है। राजकुमारी का सहारा लेकर जुगल को महल से निकलवा देता हूँ। ऐसा सोचकर रामकुमार कहता है कि हे राजकुमारी, वह जुगल मेरे रास्ते का कांटा है। अगर वह इस महल में रहेगा तो हम दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। तुम किसी भी तरीके से उस जुगल को महल से निकाल दो। इधर दर्शकों, राजकुमारी तो अपने प्रेम में पूरी तरह अंधी हो चुकी थी। वह कहती है कि ठीक है रामकुमार, तुम जैसा रहते हो मैं वैसा ही करूँगी। इतना कहकर राजकुमारी अपने कक्ष में लौट जाती है और कक्ष में लौटने बाद वह जोर जोर से चीखने लगती है, बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती है। तभी राजकुमारी की आवाज सुनकर सभी सैनिक और राजा कक्ष की तरफ भागते हैं। दर्शकों, राजकुमारी ने अपना त्रिया चरित्र दिखा दिया था। राजा से वह कहती है कि पिताजी, आपने जो अस्तबल के लिए नया निरीक्षक रखा है वह मेरी इज्जत लूटना चाहता है। आपने उसे जो अंगूठी दी है उसे दिखाकर वह आज मेरे कक्ष में घुस आया और मेरे साथ गलत काम करने लगा। प्रिय दर्शकों, अपनी पुत्री की ऐसी बातें सुनकर राजा क्रोध से भर जाता है। वह कहता है कि तुम चिंता ना करो पुत्री, कल मैं उस जुगल को महल से निकालकर बाहर फेंक दूंगा। तब राजकुमारी कहती है कि नहीं पिताजी, जब तक उसे मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा तब तक मैं पानी ग्रहण नहीं करूंगी। प्रिय दर्शकों, अब क्या था। राजा कहता है कि तुम चिंता ना करो पुत्री, उस दुष्ट को मृत्यु दंड अवश्य दिया जाएगा। अब राजा अपने कक्ष में लौट आता है और सोचने लगता है कि उस जुगल को किस प्रकार मृत्यु दंड दिया जाए। तभी राजा के दिमाग में आता है कि अगर हमने सबके सामने जुगल को मृत्यु दंड दिया तो सभी दरबारी और प्रजा हमसे पूछेंगे कि महाराज, इसे किस बात का दंड दिया जा रहा है। तब अगर हमने बताया कि यह हमारी पुत्री की इज्जत लूट रहा था तो हमारी पुत्री की बहुत बदनामी होगी। हमें जुगल को किसी और तरीके से मृत्यु के घाट उतारना पड़ेगा। इधर प्रिय दर्शकों, जुगल राजा को राजकुमारी और रामकुमार के प्रेम के बारे में बताने के लिए निकल पड़ता है। वह महल की तरफ जा ही रहा था, तभी उसे कोवा की तीसरी बात याद आती है कि परदेश में रहने वाले मनुष्य को अगर किसी का कोई भेद पता लग जाए तो उसे किसी तीसरे से नहीं कहना चाहिए और उस भेद को भेद ही रहने देना चाहिए। जो मनुष्य किसी भेद को तीसरे से कहता है वह संकट में पड़ जाता है। दर्शकों, कोवा की बात याद करके जुगल वापस अपने कमरे में लौट जाता है और आराम से सो जाता है। इधर दूसरा दिन होता है और राजा अपने घोड़े पर बैठकर नगर के बाहर जाता है। प्रिय दर्शकों, नगर के बाहर एक कसाई रहा करता था जो जंगली जानवरों का मांस बेचा करता था। राजा उस कसाई के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जब कसाई देखता है कि राजा साहब स्वयं चलकर उसकी दुकान पर आए हैं तो वह जाकर राजा के चरणों में गिर जाता है। वह कहता है कि राजा साहब बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब राजा कहता है कि देखो भाई, हमारा एक काम है, आपको वह करना होगा।
कसाई कहता है कि बताइए राजा साहब आपका क्या काम है, मैं अवश्य करूँगा। तब राजा कहता है कि देखो भाई, कुछ देर बाद में एक आदमी को तुम्हारे पास भेजूंगा। तुम्हें उस आदमी को अंदर ले जाकर और उसका सर धड़ से अलग करना है। उसके बाद में एक और आदमी को तुम्हारे पास भेजूंगा। उस सर को तुम एक कपड़े में बांधकर उस आदमी को दे देना। इस काम के बदले में हम तुमको बहुत बड़ा इनाम देंगे। उसके बाद तुम्हें कभी कोई काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारी कई पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। प्रिय दर्शकों, राजा की बात सुनकर कसाई डर जाता है। वह कहता है कि राजा साहब आप यह क्या कह रहे हैं? भला मैं किसी मनुष्य की हत्या कैसे कर सकता हूँ? मुझे पाप लगेगा। तब राजा कहता है कि देखो भाई, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत बड़ा दंड देंगे और तुम्हें जेल में डलवा दिया जाएगा। अब तुम सोच लो, तुम्हें अपने पूरे परिवार के साथ जेल में रहना है या एक मनुष्य की हत्या करनी है। प्रिय दर्शकों, अब क्या था? वह कसाई डर जाता है। वह कहता है कि राजा साहब आप जैसा कहते हैं हम वैसा ही करेंगे। हम उस आदमी का सर धड़ से अलग करके और उसके अंगों को जंगली जानवर को खिला देंगे। उसके बाद जो अगला आदमी आप भेजेंगे उसे हम उसका सर एक कपड़े में रखकर दे देंगे। प्रिय दर्शकों, अब राजा अपने घोड़े पर बैठकर अपने राजमहल में आ जाता है। राजमहल में आने के बाद राजा अपने एक सिपाही को कहता है कि जाओ और जुगल को बुलाकर लाओ। अब राजा का आदेश पाते ही सिपाही जाता है और जुगल से कहता है कि आपको राजा साहब ने बुलाया है। जुगल चुपचाप सिपाही के साथ राज दरबार में पहुंच जाता है। तब राजा कहता है कि जुगल, हम तुम्हें एक काम दे रहे हैं, तुम्हें वह करना होगा। जुगल सोच रहा था कि राजा साहब ने हमें किसी काम के लायक समझा, यह तो बहुत अच्छी बात है। प्रिय दर्शकों, जुगल कहता है कि बताइए राजा साहब आपका क्या काम है, हम अवश्य करेंगे। तब राजा कहता है कि देखो भाई, हम तुम्हें नगर के बाहर भेज रहे हैं। नगर से बाहर जंगल के पास एक कसाई रहता है। तुम्हें उसके पास जाना है और उससे कहना है कि हमें राजा साहब ने भेजा है। उसके बाद वह तुम्हें एक वस्तु देगा, उसे लेकर हमारे पास आना है। परंतु इस बात का ध्यान रखना कि यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। गुप्त तरीके से तुम्हें जाना है, वह वस्तु लेकर आना है। प्रिय दर्शकों, राजा की बात सुनकर जुगल बड़ा प्रसन्न होता है। वह सोचता है कि राजा साहब ने इतने गुप्त कार्य के लिए मुझे चुना, यह तो बहुत अच्छी बात है। लगता है राजा हम पर बहुत भरोसा करते हैं। प्रिय दर्शकों, अब क्या था? जुगल बिना समय गवाए राजा की अनुमति लेकर और कसाई के पास जाने के लिए निकल जाता है। महल से निकलने के बाद वह जंगल की तरफ जाने लगता है। उधर वह कसाई भी तैयार था कि राजा साहब किसी व्यक्ति को हमारे पास भेजते ही होंगे। कसाई अपने हथियार तैयार रखता है। इधर प्रिय दर्शकों, जुगल जब नगर के बीच में पहुंचता है तब एक मंदिर में कई साधु महात्मा बैठकर कीर्तन कर रहे थे। जुगल मंदिर के सामने प्रणाम करता है और आगे जाने लगता है। तभी एक साधु महात्मा इशारा देकर और जुगल को अपने पास बुलाते हैं, परंतु जुगल नहीं रुकता है। वह सोचता है कि यह साधु महात्मा मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं, मुझे राजा का कार्य करना है। तभी प्रिय दर्शकों, जुगल को याद आता है कि कौवा ने चौथी बात बताई थी कि अगर परदेश में कोई व्यक्ति तुम्हें अपने पास बैठने के लिए बुलाए तो चाहे कितना भी जरूरी काम हो, चाहे कितना भी बड़ा नुकसान होता हो, परंतु उसके पास 2 मिनट जरूर बैठना चाहिए। ऐसा सोचकर जुगल वापस लौट जाता है और मंदिर के अंदर जाकर साधु महात्मा के पास बैठ जाता है। साधु महात्मा कहते हैं कि देखो भाई, कुछ देर भगवान का कीर्तन कर लो, उसके बाद तुम आगे चले जाना।
प्रिय दर्शकों, अब जुगल कीर्तन करने लगता है। इधर कुछ समय व्यतीत हो जाता है। राजा सोचता है कि अब तक तो उस कसाई ने जुगल का सर धड़ से अलग कर दिया होगा। उसका सर लाने के लिए मैं रामकुमार को भेजता हूँ। ऐसा सोचकर राजा अपने सिपाही को आदेश देता है कि अस्तबल में जाकर रामकुमार को बुलाओ। प्रिय दर्शकों, अब एक सिपाही जाकर और रामकुमार को कहता है कि आपको राजा साहब ने बुलाया है। रामकुमार तुरंत राजा के पास आता है और कहता है कि बताइए राजा साहब, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। प्रिय दर्शकों, तब राजा कहता है कि देखो भाई, तुम्हें नगर के बाहर जंगल के पास जाना है। वहाँ जो कसाई रहता है वह तुम्हें एक वस्तु देगा, उसे लेकर चुपचाप हमारे पास चले आना। रामकुमार कहता है कि जी महाराज, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। राजा कहता है कि इस बात की भनक किसी को नहीं लगनी चाहिए। गुप्त रूप से तुम्हें जाना है और वह वस्तु लेकर आना है। प्रिय दर्शकों, अब रामकुमार महल से निकल पड़ता है। वह नहीं जानता था कि राजा के मन में क्या चल रहा है। वह सोच रहा था कि मुझे तो बस किसी वस्तु को लेकर आना है। वह चलता जाता है और जाते जाते कसाई की दुकान पर पहुंच जाता है। उधर कसाई तो यही सोच रहा था कि राजा साहब किसी आदमी को भेजने वाले हैं जिसका सर मुझे धड़ से अलग करना है। अब रामकुमार जाकर कसाई से कहता है कि हमें राजा साहब ने भेजा है, आप वह वस्तु दे दो। तब प्रिय दर्शकों, कसाई समझता है कि यही वह व्यक्ति है जिसका सर धड़ से अलग करना है। तो कसाई उसे अपनी दुकान के अंदर लेकर जाता है और पीछे से अपनी तलवार से उसका सर धड़ से अलग कर देता है। प्रिय दर्शकों, कुछ ही पल में रामकुमार की मृत्यु हो जाती है। अब वह कसाई उसके अंगों के टुकड़े करके और जंगली जानवरों को खिला देता है और उसके सर को एक कपड़े में बांधकर अपनी दुकान पर रख लेता है। इधर दर्शकों, जुगल कीर्तन करने के बाद मंदिर से उठता है। तब उसे याद आता है कि राजा साहब ने हमें किसी कार्य के लिए भेजा था, हमें चलना चाहिए। वह साधु महात्मा को प्रणाम करके आगे बढ़ता है। वह कुछ देर में कसाई की दुकान के पास पहुंच जाता है। कसाई सोच ही रहा था कि राजा साहब किसी व्यक्ति को यह सर लेने के लिए भेजेंगे। तभी जुगल कहता है कि भाई, हमें राजा साहब ने भेजा है और किसी वस्तु को लाने का कहा है, आप हमें दे दीजिए। दर्शकों, अब वह कसाई उस सर को उठाकर और जुगल को दे देता है। वह कहता है कि इसे ले जाकर राजा साहब को दे देना। प्रिय दर्शकों, कौवा आगे कहता है कि हे प्रिय, अब कसाई से वह सर लेने के बाद जुगल चुपचाप महल में पहुंच जाता है। उधर महल में राजा और राजकुमारी एक साथ बैठे हुए थे। राजा कह रहा था कि पुत्री, आज उस जुगल की मृत्यु हो चुकी है, रामकुमार उसका सर लेकर आता ही होगा। यह सुनकर राजकुमारी भी बड़ी प्रसन्न थी। वह सोच रही थी कि अब हमें कोई भय नहीं है। कुछ ही देर में प्रिय दर्शकों, जुगल वह सर लेकर और राजा साहब के पास पहुंच जाता है। राजा जुगल को आता हुआ देखकर चकित रह जाते हैं और राजकुमारी भी हैरान रह जाती है। राजा कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब जुगल कहता है कि राजा साहब, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अपने ही तो मुझे यह वस्तु लेने के लिए भेजा था। प्रिय दर्शकों, अब जुगल उस कपड़े को खोलता है तो उसके अंदर रामकुमार का सर रखा हुआ था। यह देखकर जुगल चकित रह जाता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं। उधर राजकुमारी और राजा की भी चीख निकल जाती है। कुछ ही देर में राजा को पूरी बात समझ में आ जाती है कि जरूर उस कसाई ने गलती से रामकुमार का सर धड़ से अलग कर दिया, क्योंकि कसाई को नहीं पता था कि किसको मारना है। जरूर रामकुमार जुगल से पहले कसाई के पास पहुंच गया होगा। प्रिय दर्शकों, तभी जुगल कहता है कि राजा साहब, यह क्या हो रहा है? आपने मेरे मित्र रामकुमार को मृत्यु के घाट क्यों उतार दिया? इधर राजकुमारी भी
बहुत रोने लगती है। वह उस रामकुमार के सर को अपने हाथ में लेकर और उसे अपने गले लगा लेती है। कहती है कि हे प्रिय, मैं तो तुमसे प्रेम करती थी। तुम्हारे कहने पर ही मैंने अपने पिताजी से झूठ बोला और चुगल को झूठे आरोप में फंसाया, परंतु मुझे कहाँ पता था कि मेरे इस कार्य में मेरा प्रेमी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मुझे क्षमा कर दो, आज मेरे कारण तुम्हारी मृत्यु हो गई। प्रिय दर्शकों, अपनी पुत्री के मुख से इस प्रकार की बातें सुनकर राजा सब समझ जाता है। वह कहता है कि पुत्री, मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने जुगल को फंसाने के लिए उस पर झूठा आरोप लगाया था? राजा की पुत्री डर चुकी थी। वह सारी घटना बता देती है कि पिताजी, मैं रामकुमार से प्रेम करती हूँ। उसी के कहने पर मैंने जुगल को फंसाया। मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी प्रिय दर्शकों, राजा को बहुत क्रोध आता है और राजा के क्रोध से डरकर वह राजकुमारी खुद की जान ले लेती है। राजमहल से कूदकर खुदकुशी कर लेती है। इधर प्रिय दर्शकों, वह राजा अपनी पुत्री की तरफ से जुगल से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो। मेरी पुत्री के प्रेम में अंधा होकर मैंने एक भले मनुष्य की हत्या करने का विचार किया। मुझे ईश्वर माफ नहीं करेगा। मुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। इस प्रकार प्रिय दर्शकों, वह राजा बहुत दुखी हुआ। उसे अपनी करनी पर बहुत दुख हो रहा था। कुछ ही दिनों में वह अपना राज्य त्याग देता है और सब कुछ त्याग कर वनवास के लिए निकल जाता है। वह अपने नगर का राजा जुगल को बना देता है। वह कहता है कि हे जुगल, अब तुम ही एक हो जो मेरे नगर को चला सकते हो। तुम पर मुझे भरोसा है। आज से इस नगर के राजा तुम हो। प्रिय दर्शकों, अब जुगल नगर का राजा बन चुका था। वह बहुत अच्छे से अपने नगर को चलाता है, प्रजा की खूब सेवा करता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और तब वह जुगल सोचता है कि वह कौवा तो बड़ा ही बहुत ही ज्ञानी था। आज उसके कारण मैं इस नगर का राजा बन गया हूँ। उसने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया और आज मैं इस राजगद्दी पर बैठा हूँ। मुझे एक बार चलाकर उस कौवा से जरूर मिलना चाहिए। ऐसा सोचकर प्रिय दर्शकों, जुगल कौवा के लिए ढेर सारा दाना पानी लेकर और अपनी शाही यात्रा से उसी जंगल में पहुंचता है। जंगल में पहुंचकर वह कौवा के पास जाता है। वह कहता है कि हे कौवा, क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं वही जुगल हूँ जो कुछ महीनों पहले यहाँ बैठा था और तुमने मुझे 5 उपदेश दिए थे। आज तुम्हारे उपदेशों के कारण मैं एक नगर का राजा बन गया हूँ। आज मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तुम मेरे साथ चलो और मेरे महल में आराम से अपना जीवन व्यतीत करना। तब कौवा कहता है कि नहीं जुगल, मुझे महल में रहने की आदत नहीं है। मैं जंगल में ही बड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं यहीं रहूँगा। जुगल कहता है कि कौवा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। तुम तो एक पक्षी हो, जंगल में दाना पानी खाते हो, परंतु उस दिन तुमने उपदेश बताने के बदले में मुझसे सोने के सिक्के क्यों लिए थे? भला तुम्हें धन का क्या काम? तब कौवा कहता है कि हे जुगल, मैंने तुमसे सोने के सिक्के इसलिए लिए क्योंकि जब मनुष्य किसी चीज को प्राप्त करता है और उसके बदले में अगर वह कुछ देता है, तभी वह उसका सम्मान करता है। अगर तुम मुझे सोने के सिक्के नहीं देते तो मेरी बातों की कीमत तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं रहती। तुम मेरी बात भूल जाते, परंतु तुमने मुझे सिक्के दिए थे, इसीलिए तुम्हारे लिए वह बातें बहुत महत्वपूर्ण बन गई। इसी प्रकार मनुष्य को कभी भी ज्ञान मुफ्त में ग्रहण नहीं करना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान ग्रहण करने के बदले में उसका मूल चुकाना चाहिए। इतना कहने के बाद कौवा वह सोने के सिक्के अपने घोंसले से निकालता है और उन्हें जुगल को देता है। वह कहता है कि जुगल, मुझे इनका कोई काम नहीं है, अब तुम ये सिक्के अपने पास रखो। प्रिय दर्शकों, कौवा से विदा लेने के बाद जुगल आगे बढ़ता है और अपने गांव जाता है। गांव में जाकर
अपने पिता को वह अपने साथ लेकर आता है। उसके पिता भी बड़े प्रसन्न होते हैं। पिता को जुगल अपने राजमहल में रखता है और बड़े प्रेम से जुगल और उसके पिता महल में रहते हैं। इतनी कहानी प्रिय दर्शकों वह कौवा अपनी पत्नी कौवी को सुनाता है और कौवी को यह कहानी बहुत पसंद आती है। तो प्रिय दर्शकों, हमारी आज की यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इससे ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।